सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 6 के इतिहास विषय का पाठ 3 आरंभिक नगर का आगे का प्रकरण गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम पढ़ रहे थे हड़प्पा की कहानी के बारे में कि हड़प्पा सभ्यता में खुदाई के दौरान जो भी इमारतें मिली, जो शहर मिले या जो नगर थे, उनकी विशेषताओं के बारे में हमने जाना और इसके साथ साथ हमने वहाँ का नगरीय जीवन जाना और इन लोगों का क्या भोजन था, क्या वो कैसे कौन कौन से शिल्प का यूज़ करते थे। और आज हम जानेंगे गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण कि कच्छ के इलाके में खदीर बेट के किनारे धोलावीरा नगर बसा हुआ था। वहाँ साफ़ पानी मिलता था और ज़मीन उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में विभक्त थे, वहीं धोलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया है और इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मोहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते थे। इसके बाद देखिए आगे, गुजरात की खम्ब की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा हुआ लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा हुआ था, यानी कि जो स्थान है वो है लोथल। और खंबात की खाड़ी में जो साबरमती के किनारे उसकी एक उपनदी है, उसके किनारे पर ये बसा हुआ था, जहाँ कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यह पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडारगृह भी था। इस भंडारगृह से कई मोहरें, मुद्रांकन या मोहरबंदी यानी गीली मिट्टी पर दबाने से बनी हुई उसकी छाप, ये सब चीज़ें मिली हैं। तो नीचे चित्र देखिए कि ये आपको लोथल का बंदरगाह दिखाई दे रहा है। यह बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा जहाँ समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती थी और संभवतः यहाँ पर माल चढ़ाया और उतारा जाता होगा। इसके बाद देखिए आगे है कि यहाँ पर एक इमारत भी मिली है जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था। हमने पहले भी पढ़ा कि मनके मोतियों को कहा जाता है। पत्थर के टुकड़े, अध बने मनके और मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ मिले हैं। इसके बाद मुद्रा यानी मोहर या मुद्रांकन या मोहरबंदी। मोहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैले को बंद करने के लिए उनके मुहानों पर, मुहाने मतलब किनारों पर, गीली मिट्टी पोतकर उन पर मोहर लगाई जाती थी और मोहर की छाप को मोहरबंदी कहते हैं। अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो यह साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। ये देखिए इस तरह से आपको ये चित्र में दिखाई भी दे रहा है। इसके बाद देखिए कि आज भी मोहर का प्रयोग होता है। पता लगाओ कि मोहर का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो जो मोहरों का उपयोग है वो दफ्तरों में किया जाता है, ऑफिस के अंदर। ऑफिस में जो भी ज़रूरी कागजात होते हैं, दस्तावेज होते हैं, उनको प्रमाणित करने के लिए किया जाता है। लिफाफे हैं, ताले, पैकेट, सामान आदि को भी मोहरबंद किया जाता है, यानी उनके भी किनारों पर इस तरह से एक गोंद लगाकर लिफाफा बंद कर देते हैं और उसके ऊपर मोहर लगा दी जाती है। और अगर ये मोहर नहीं टूटी हुई है तो इससे ये साबित हो जाता है कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई है। इसके बाद देखिए कि सभ्यता के अंत का रहस्य। लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मोहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया।
दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे, जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गी नुमा घर बनाए जाने लगे। यह सब क्यों हुआ कुछ पता नहीं है। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूख गई थी, अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण ये हो सकता है कि ईंट पकाने के लिए ईंधन की ज़रूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे, या फिर कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई। लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया था। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की जो बस्तियां हैं वो उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व में और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए थे। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ और इनके बारे में हम आगे के अध्यायों में पढ़ेंगे। इसके बाद है अन्यत्र। अपने एटलस में मिस्र ढूंढिए। नील नदी के आसपास वाले इलाकों को छोड़कर मिस्र का अधिकांश भाग रेगिस्तान है। लगभग 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथीदांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजी। इन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनवाए जिन्हें पिरामिड के नाम से जाना जाता है। राजाओं के मरने पर उनके शवों को इन्हीं पिरामिडों में दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था और इन शवों को मम्मी कहा जाता था। उनके शवों के साथ और भी अनेक चीज़ें दफनाई जाती थी। उनमें खाद्यान्न यानी खाने की वस्तुएं, पेय, वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार और जानवर शामिल हैं। कभी कभी शव के साथ उनके सेवक और सेविकाओं को भी दफना दिया जाता था। दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज़्यादा धन और दौलत खर्च किया जाता था। क्या तुम्हें लगता है कि मरने के बाद राजाओं को इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती होगी? तो मुझे ऐसा लगता है कि मरने के बाद इन चीज़ों की कोई आवश्यकता नहीं होती है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।